नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस में सेकंड पेपर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास। आज हमारी चर्चा का टॉपिक रहेगा असहयोग आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उसका प्रभाव। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। 1909 से 1919 के बीच में भारत की राजनीति में या कहा जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 3 प्रमुख घटनाएं घटित हुई। पहला होम रूल आंदोलन, दूसरा 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, और तीसरा 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा। लेकिन इन सभी घटनाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना अगर कोई थी तो वह था महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश। महात्मा गांधी ने अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ 1893 में दक्षिण अफ्रीका के सरकार की रंग भेद नीति का सफल विरोध करते हुए किया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को एक सफल सत्याग्रही की ख्याति मिल चुकी थी। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। भारतीय जनता गांधी जी के नाम से परिचित थी और वो गांधी जी से प्रभावित थी। गोपाल कृष्ण गोखले के देहांत, तिलक की बीमारी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी व बिपिन चंद्र पाल इत्यादि नेताओं के उत्साह में कमी हो जाने के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक तरह से नेतृत्व विहीन हो गया था। भारतीय जनता किसी एक ऐसे व्यक्ति का ही इंतजार कर रही थी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करे, और ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश एक महत्वपूर्ण घटना थी। अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पहले महात्मा गांधी ने भारत में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह कर सफल प्रयोग किया था। महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राजनीति में ब्रिटिश शासन के एक सहयोगी के रूप में प्रवेश किया गया था। भारतीय जनता और महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयत्न में जन और धन की पूरी सहायता देने की अपील की थी। इसी के संदर्भ में ब्रिटिश शासन के द्वारा उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से हटकर असहयोगी की भूमिका में आ गए और उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया। अब हम लोग असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं कि आखिर वो क्या कारण थे जिसके कारण महात्मा गांधी सहयोगी से असहयोगी बने और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इसमें जो सबसे बड़ा कारण था वह था जनता में घोर निराशा और असंतोष की भावना। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम युद्ध के समय भारत ने ब्रिटेन की जन और धन से भरपूर सहायता दी थी और युद्ध से भारतीय राष्ट्रवाद को अपूर्व प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता स्वतंत्रता और लोकतंत्र के स्वप्न देखने लगी थी। परंतु युद्ध समाप्त होने के बाद
जनता की आशा निराशा में बदलने लगी। शासन के द्वारा युद्ध व्यय के रूप में जनता के ऊपर भारी मात्रा में कर लगाया गया। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में असाधारण वृद्धि हुई। जनता का प्रत्येक वर्ग आर्थिक तकलीफ़ों से गुजर रहा था और इसके लिए वह ब्रिटिश सरकार को ही उत्तरदायी मान रहा था। इसी दौरान प्लेग, इन्फ्लुएंजा और अकाल की स्थिति से जनता और तकलीफ में चली गई। इस महामारी में शासन की उदासीनता से जनता को और कष्ट हुआ। दुखदायी बात तो यह थी कि युद्ध के प्रारंभिक चरण में जितनी तेजी से आम जनता की भर्ती सेना में की गई, युद्ध समाप्त होते होते उतनी ही तेजी से उन्हें सेना से निकाला जाने लगा। परिणाम स्वरूप हजारों लोग बेरोजगार हो गए और जनता ने यह समझ लिया कि यह सरकार घोर स्वार्थी है। एक और जो कारण था वो था रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध काल के बाद भी उग्रवादी तत्वों पर नियंत्रण के नाम पर दमनात्मक शक्तियों का खुलकर प्रयोग किया और भारत के सभी वर्गों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट बनाया। यह ऐसा एक्ट था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे मनमाने समय तक नज़रबंद रखा जा सकता था। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ और इस संदर्भ में मोतीलाल नेहरू ने कहा कि सरकार के इस कदम से अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत हो गया है। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया और इस संदर्भ में सबसे पहला काम सार्वजनिक हड़ताल के माध्यम से किया। 30 मार्च 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया, किंतु बाद में यह तिथि बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई। 6 अप्रैल 1919 को सारे देश में शहरों और गांवों में पूर्ण और अधिकांशतः शांतिपूर्ण हड़ताल हुई। सरकार ने कुछ स्थानों की हिंसात्मक घटनाओं को आधार बनाकर जनता का दमन करना प्रारंभ किया और इसी कड़ी में 7 अप्रैल को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए विशेष उत्साह था और पंजाब के गवर्नर, जो कि उस समय माइकल ओ डायर थे, वो जनता पर शक्ति प्रयोग करने के लिए काफ़ी बेचैन हो रहे थे। 10 अप्रैल को प्रातः अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने किसी कारण से पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेताओं, जिनका नाम था सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, उन्हें नज़रबंद कर अमृतसर से निष्कासन के आदेश दे दिए। जनता ने इसका विरोध किया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सरकार के इन कार्यों का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई और इस सभा में सैनिक शासन के प्रमुख जनरल डायर के द्वारा अनावश्यक और अंधाधुंध गोली वर्षा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 800 व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। यह नृशंस हत्याकांड का उद्देश्य सारे पंजाब को आतंकित करना था और इसके बाद भी सैनिक शासन घोषित कर अमानवीय व्यवहार और दमन चक्र जारी रखा गया।
इस घटना का राष्ट्र के मन मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके विरोध में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर का खिताब छोड़ दिया और वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य, जिनका नाम था शंकरन नायर, उन्होंने मार्शल लॉ जारी रखने के विरोध में कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। हत्याकांड के प्रभाव के संबंध में थॉमसन और गैरेट लिखते हैं कि अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतरकारी घटना थी। लगभग यह वैसी ही घटना थी जैसे कि 1857 का विद्रोह। असहयोग आंदोलन करने का एक और प्रमुख कारण था हंटर कमेटी की रिपोर्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर को दंड देने की सिफारिश करने के बजाय उन्हें एक कर्तव्यनिष्ठ शासक बताते हुए उनका समर्थन किया। ब्रिटिश लॉर्ड सभा और आंग्ल भारतीय प्रेस ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। यह वैसा ही था जैसे जले के ऊपर नमक छिड़कना, जिसके कारण भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति और नफरत बढ़ गई। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ से पूर्व जो एक और कारण था वह था खिलाफत आंदोलन। महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि वह टर्की के सुल्तान की स्थिति बनाए रखेंगे, परंतु युद्ध के बाद ब्रिटेन ने टर्की के साथ जो सेवर्स की संधि की, उसके द्वारा इन आश्वासनों को भंग कर दिया गया। इस संधि के द्वारा टर्की के सुल्तान के अधिकार छीन लिए गए, जिसके कारण टर्की के सुल्तान को भारत के मुसलमान जो अपना धर्मगुरु या खलीफा मानते थे वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए और उन्होंने खलीफा की सत्ता स्थापना के लिए आंदोलन शुरू किया। इसे ही खिलाफत आंदोलन कहा गया और इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने समर्थन दिया। इसके पीछे उनका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था, जिससे कि असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम मिलकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करें। इसी दौरान कांग्रेस की नीति में कुछ परिवर्तन आया। सितंबर 1920 में कलकत्ते में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा और उसके सभापति लाला लाजपत राय सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद गांधी जी का प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकृत हो गया। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी का प्रस्ताव पुनः भारी बहुमत से स्वीकृत हुआ और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर गांधी जी को आंदोलन चलाने का अधिकार दे दिया गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और उसकी प्रगति पर। सन 1919 का वर्ष भारतीय जनता के लिए असहयोग का संदेश लेकर आया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश भारत की जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं उन सब का बहिष्कार कर दिया जाए और सरकारी मशीनरी को बिल्कुल ठप कर दिया जाए। इसका कार्यक्रम निम्नलिखित था, जैसे सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों एवं उपाधियों का त्याग किया जाए,
सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाए। सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाए। विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए। सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों और समारोहों में उपस्थित न हुआ जाए इत्यादि। ये असहयोग आंदोलन के कुछ निषेधात्मक कार्यक्रम थे, लेकिन इस आंदोलन का एक सकारात्मक पक्ष भी था, जिसमें निम्न बातें महत्वपूर्ण थी। उसमें प्रमुख थी कि राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की जाए। पारस्परिक विवाद तय करने के लिए निजी पंचायतों का उपयोग किया जाए। व्यापक पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार किया जाए। ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए और अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत किया जाए। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि को वापस लौटाकर किया। सेठ जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि तथा ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी छोड़ दी। स्थान स्थान पर हजारों विद्यार्थियों द्वारा इस सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। इन विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु आंदोलन के नेताओं के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसमें प्रमुख रूप से बिहार विद्यापीठ पटना, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पूना, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़ तथा काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना की गई। इन राष्ट्रीय विद्यालयों के स्नातकों ने देश सेवा के कार्य में प्रशंसनीय योगदान दिया। यहाँ तक कि सरकारी अदालतों का बहिष्कार करने के कारण देश के कई प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत भी छोड़ दी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में लोगों ने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया। जगह जगह पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया गया। स्वदेशी को लोकप्रियता प्राप्त हुई और हथकरघा एवं हाथ बुनाई के कार्य को प्रोत्साहन मिला। शासन द्वारा प्रारंभ में आंदोलन के प्रभाव को नगण्य समझा गया, परंतु बाद में सरकार को समझ में आ गया कि अगर इस आंदोलन को न दबाया जाएगा तो यह ब्रिटिश सरकार के लिए समस्या हो जाएगा, और इसीलिए सरकार ने आंदोलन का दमन करना शुरू किया। सरकार ने राजद्रोह सभा अधिनियम का खुलकर प्रयोग किया तथा आंदोलन से जुड़े नेताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। देशबंधु चित्तरंजन दास को एक सभा में भाषण देने से रोक दिया गया। इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा मौलाना मजरूल हक को आगरा जाने से रोका गया। याकूब हुसैन को कलकत्ता जाने और लाला लाजपत राय को पेशावर जाने से रोक दिया गया। कुछ स्थानों पर तो बिना आवश्यकता के ही अत्यधिक शक्ति का प्रयोग किया गया। इस प्रकार की घटनाओं में एक चर्चा हम ननकाना कांड की करेंगे। यह बहुत प्रमुख चर्चा थी, यह बहुत प्रमुख घटना थी। 4 मार्च 1921 को गुरुद्वारे में कुछ सिख एकत्रित हुए थे। माहौल बिल्कुल शांतिमय था, लेकिन एकाएक पुलिस के द्वारा उन पर गोलियां चलाई गई, जिसमें सरकार ने कहा कि 70 मौतें हुई, जबकि इसमें मौतें बहुत ज़्यादा हुई थी। और इसके बाद भी जनता के उत्साह में कमी नहीं आई। 1921 में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार
वाले आंदोलन ने और तीव्र रूप धारण कर लिया। 1921 में ही अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस ने अपनी बैठक में अली बंधुओं की गिरफ्तारी का विरोध किया और गिरफ्तारी के विरोध में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया। सरकार के द्वारा दमन चक्र जारी रखा गया। कांग्रेस के जुड़े सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 60,000 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, परंतु जनता का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई उतरे तो कांग्रेस ने उनका स्वागत हड़ताल से किया। कलकत्ता और अन्य स्थानों पर भी प्रिंस का स्वागत हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों से ही किया गया। इसी बीच 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र लिखा और चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के अंदर सरकार ने अपनी दमन नीति में परिवर्तन नहीं किया तो वारदौली और गुंटूर में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा और इस आंदोलन में सरकार को कर न दो का भी कार्यक्रम शामिल होगा। लेकिन ये 7 दिन का समय बीते, इससे पूर्व ही एक ऐसी घटना हुई जिसने असहयोग आंदोलन की स्थिति को बदल दिया। 5 फरवरी 1922 का दिन था। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक गांव में शांतिपूर्ण जुलूस में पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे जनता उत्तेजित हो गई और पुलिस वालों को दौड़ा लिया। पुलिस वाले भागकर, जो कि संख्या कम थी और जनता की संख्या ज़्यादा थी, थाने में छुप गए। उत्तेजित भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप थानेदार सहित 21 सिपाही जलकर मर गए। गांधी जी, जिनके आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य या प्रमुख माध्यम अहिंसा था, वह हिंसा से हुए चौरी चौरा कांड को सहन नहीं कर सके और उन्होंने 11 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के आंदोलन वापस लेने का चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने विरोध किया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष की सजा दे दी गई। आंदोलन के आकस्मिक स्थगित करने से सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा व्यथित थे और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह चरम पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। यहाँ तक कि मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने भी जेल से लंबे पत्र लिखकर गांधी जी को कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देना उचित नहीं है, परंतु गांधी जी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। बहुत बड़ी संख्या में जनता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी और आंदोलन के स्थगन को उन्होंने इसका अपना राष्ट्रीय अपमान समझा। आंदोलन के स्थगित होने से हिंदू मुस्लिम एकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। अब हम लोग कुछ चर्चा आंदोलन की दुर्बलताएं या कमियों के ऊपर भी कर ले। आंदोलन की सबसे बड़ी दुर्बलता राजनीति में धर्म का प्रवेश था और जिसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए, क्योंकि खिलाफत का जो प्रश्न था वो एक धार्मिक प्रश्न था और उसे राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक मसले के साथ मिलाना दुर्भाग्यपूर्ण था। गांधी जी ने इसके लिए हिंदू मुस्लिम एकता का सहारा लिया था,
परंतु इसके कारण भारतीय राजनीति में धार्मिक कट्टरता को प्रवेश मिला और इसका दूरगामी प्रभाव हमेशा के लिए हिंदू मुस्लिम तनाव के रूप में प्रकट हुआ और जिसकी परिणति हम फिर जानते हैं कि बाद में भारत का विभाजन हुआ। इस आंदोलन से एक जो अन्य दुर्बलताएं दिखी वह यह थी कि भारतीयों में इस आंदोलन के कारण जिन उच्च आशाओं ने जन्म लिया था वो बिना पूरे हुए आंदोलन स्थगित कर देने से काफ़ी मनोवैज्ञानिक रूप से इसका प्रभाव अच्छा नहीं रहा। बोस लिखते हैं कि 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का वचन न केवल अविवेकपूर्ण बल्कि बालक सदृश भी था। तीसरी जो दुर्बलता थी कि गांधी जी अपनी तरह सबको अहिंसक मानने लगे थे। वो ये भूल गए थे कि मनुष्य की एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है कि अगर कोई क्रिया हो तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करे और सामान्य जनता की मनोवृत्ति का ध्यान रखते हुए छिटपिट हिंसक घटनाओं को गांधी जी के द्वारा स्वाभाविक समझा जाना चाहिए था, परंतु इसे उन्होंने स्वाभाविक नहीं समझा और आंदोलन वापस ले लिया। यह भी आंदोलन की एक कमी थी। अब यहाँ पे हम लोग असहयोग आंदोलन के कुछ महत्व पर भी चर्चा कर लेते हैं। यद्यपि इस आंदोलन की अनेक दुर्बलताएं थीं, इस पर अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाला यह भारत का पहला आंदोलन था। असहयोग आंदोलन ही वह नींव थी जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पत्थर साबित हुआ। इस आंदोलन ने जनता में अपूर्व उत्साह और साहस की भावना का संचार किया। संपूर्ण देश में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। आंदोलन अब सर्वसाधारण की संपत्ति बन गया। असहयोग आंदोलन एक तरह से वह पहला आंदोलन था जिसने भारतीय जनता को यह विश्वास दिलाया कि वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सीना तानकर खड़े हो सकते हैं। इसने भारतीय जनता को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। यह महात्मा गांधी की आश्चर्यजनक सफलता थी। इस आंदोलन का एक लाभ यह भी हुआ कि जब तक आंदोलन चलता रहा, ब्रिटिश सरकार जनता का पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रयत्नशील रही। साथ ही इस आंदोलन का एक प्रभाव यह भी पड़ा कि कांग्रेस ने जो रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया, जैसे खादी, चरखा काटना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन, विदेशी माल के बजाय स्वदेशी को अपनाना, इससे भी राष्ट्र को बड़ा भारी लाभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने भी आंदोलन की सफलताओं को स्वीकार करते हुए लिखा है कि 1921 के वर्ष ने निसंदेह एक सुव्यवस्थित दलीय संगठन प्रदान किया और इसके पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल और मुख्यतः बात करने वाली संस्था थी। महात्मा गांधी ने इसे नया विधान दिया और इसे राष्ट्रव्यापी बनाया। उन्होंने कांग्रेस को एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में भी परिवर्तित करने का कार्य किया। धन्यवाद।